नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हमारी आज की जो सी लैंग्वेज के अंदर क्लास है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है ना, यानी हम ऑपरेटर्स का पॉइंटर का यूज करते हुए हम कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अर्थमेटिक पॉइंटर्स से रिगार्डिंग हमारी जो क्लास है आज वो होने वाली है और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसी के साथ हम जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है उसको भी आज शुरू करने वाले हैं। यानी आज हमारे 2 चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, आज का जो पहला हम जो टॉपिक देखेंगे वो होगा आपके पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, जिसके ऊपर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस के थ्रू किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही जो है इसके ऊपर अप्लाई होते हैं पॉइंटर्स के ऊपर। तो कौन कौन से होते हैं वो सब जानेंगे हम इसमें। तो देखो, सी प्रोग्रामिंग में आप पॉइंटर के साथ नॉर्मल वेरिएबल की तरह अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन आप पॉइंटर के साथ पॉइंटर के ऊपर जो है आप सिर्फ नीचे दिए गए ऑपरेशन ही कर सकते हैं। यानी आप पॉइंटर के साथ कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। देखिए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, जिसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जिसको आप बोलते हैं। एडिशन एंड सबट्रैक्शन हो सकता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद है कि यहाँ पर आपके आता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेशन कौन कौन से, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे के सारे हम जो है ऑपरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑपरेटर्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा पॉइंटर के ऊपर। ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है इसके बारे में। अब पॉइंटर का जो सिंटैक्स है वो भी बताऊंगा और इसको वो इंटरनली कैसे काम करता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंटर की जो भी वैल्यू होती है, पॉइंटर को जो ऐड करना होता है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। पॉइंटर एडिशन का सिंटैक्स है पॉइंटर वेरिएबल प्लस नंबर। अब ये कैसे होता है इंटरनली, ये काम कैसे करता है वो देखिए यहाँ पर आप, कि पहले यहाँ पर देखिए आपका जो भी न्यू एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले। उसके बाद यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है प्लस यहाँ पर आप जो नंबर होंगे वो आप देंगे कि भाई यूजर जो भी नंबर देगा उस नंबर के साथ जो नंबर का डेटा साइज है वो यहां से इसके साथ क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, आगे हम प्रोग्राम देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझा दूंगा आज ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है ना, तो यहां पर जो भी साइज ऑफ ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, उस डेटा टाइप का साइज ज्ञात करने के लिए। जैसे मैं इंटीजर यूज कर रहा हूं तो 4 और कोई नंबर मैंने दे रखा है जैसे 2, तो 4 गुणा 2 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 8। अब 8 के साथ ये क्या होगा, करंट एड्रेस जुड़ेगा और ये यहां पर आपके चला जाएगा न्यू एड्रेस के अंदर। यानी भाई ऐसा ही हो रहा तो नया एड्रेस ही जाएगा यहां से। ठीक है, जैसे 1024 मान लो मेरा एड्रेस है, तो उसके साथ यहां पर मैंने वैल्यू दी, यहां पर जैसे मान लो 2 और गुणा यहां पर इंटीजर वैल्यू दी है हमने, तो यहां पर ये होगा 4। तो 4 गुणा 2 यानी 8 प्लस 1024 तो कितने हो गए, 1032 होगा, वो आपका एड्रेस नया जनरेट होगा यहां पर। अभी मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसी का जस्ट उल्टा एक होता है, वो होता है सबट्रैक्शन। यानी यहां पर अगर आपको एडिशन करना है तो आप प्लस करेंगे, सबट्रैक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरनल भी अगर आप इसको समझेंगे तो यहां पर आपको इसको क्या करना है भाई, सबट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है इसमें से। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसकी मदद से आपको ये गारंटी देता हूं कि पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो एक बार आप क्लास देखने के बाद वापस इसको जरूर रिपीट कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये पॉइंट जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले देखो यहां पर प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रोग्राम है सिंपल सा मेरे पास, जिसमें मैं यहां पर ले रहा हूं हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, एक stdio.h का हेडर फाइल है और यहां पर मैं एक स्टैंडर्ड मेन फंक्शन को ऑन कर रहा हूं, जिसके अंदर यहां पर आप देखेंगे तो मैं वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर a और एक यहां पर पॉइंटर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। उसके बाद देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं PTR, एक नया एड्रेस ले रहा हूं जिसमें A का एड्रेस दे रहा हूं। किसका, A का। जो इस A का एड्रेस होगा वो इस PTR के अंदर हमने स्टोर कर दिया है। अब आपको भी पता होगा अगर हम इस PTR के आगे यहां पर जब प्रिंट एफ करते तो यहां पर परसेंटेज करेंगे तो PTR क्या करेगा, उस एड्रेस के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। लेकिन अभी हम कोई ऑपरेशन नहीं करने वाले हैं ऐसा कुछ। अब मैं यहां पर कर रहा हूं प्रिंट एफ कर रहा हूं पहले, फिर मैं कर रहा हूं वैल्यू ऑफ PTR। इस PTR की वैल्यू क्या है, इस A का जो एड्रेस होगा वो PTR में स्टोर है तो वो एड्रेस छप जाएगा यहां पर। फिर क्या होगा, दूसरा मैंने एक और प्रिंट किया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ PTR प्लस 1।
वैल्यू ऑफ PTR प्लस 1, ये जो पॉइंटर है इसके साथ एक और मैं एडिशन करके प्रिंट करना चाहता हूं तो PTR प्लस 1 होगा। तो इंटरनली मैंने जो यहां पर आपको एडिशन वाला फॉर्मूला बताया था, तो यहां पर ये फॉर्मूला यहां पर क्या होगा, अप्लाई होगा, मतलब इसके हिसाब से इसकी काउंटिंग होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे क्या होगा। देखिए ये एड्रेस तो अब सिस्टम जनरेट करेगा, ये तो सिंपल सा आपको पता होगा। जैसे ए का कोई भी मेमोरी एड्रेस मिला उसको 6356 अब मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो इसको PTR प्लस 1 को ये 6356 कैसा है, देखो यहां पर। तो इसके लिए यहां पर अपने पास जो करंट एड्रेस है जैसे 635628 ये अपना करंट एड्रेस है, बराबर। अब इसके साथ अपन को क्या करना है कि हमने यहां पर वैल्यू क्या ज्ञात की है भाई, हमने यहां पर वैल्यू ज्ञात की है, अपने पास एक नंबर है मान लो, ठीक है। अब यहां पर मैं एक ही बार ऐड कर रहा हूं। देखो यहां पर PTR प्लस लिखा हुआ है, सिंपल सा, आप कंफ्यूज होंगे कि 1 कहां से लाया। तो ये देखो PTR प्लस 1 है, यानी इसके अंदर एक जोड़ना है। तो मैं यहां पर करता हूं प्लस और ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पर करूंगा 1 और यहां पर करूंगा मल्टीप्लाई और यहां पर वैल्यू किसकी ले रहे हैं हम, इंटीजर की। तो इंटीजर को यानी यहां पर 4 लिख दो। तो 4 गुणा 1 बराबर कितना हो गया भाई 4। अब 4 को इस 28 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ गया 32। ये देखिए आपके सामने एड्रेस आ रखा है 635632, ये आपका एड्रेस इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो एडिशन आप सभी सीख गए होंगे। अगर मेरे को यहां पर लेस करना होता तो इस अगर मैं यहां पर करता -1 PTR -1 तो यहां पर रिजल्ट क्या आता भाई आपके 635624 क्या आता 24, क्योंकि इस 28 में से ये 4 जो है वो लेस हो जाते। तो सभी को समझ में आ चुका होगा ये पॉइंटर के अंदर एडिशंस किस प्रकार से होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो हमारी सारी जो है मैंने यहाँ पर व्याख्या सहित दी है, ठीक है ना। आपको अगर कोई नोट्स दिए जा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाता हूँ साथियों, आपको पता ही होगा शुरू से ही। अभी जो मैंने आपको व्याख्या सारी समझाई वो देखो यहाँ पर है कि अपना पॉइंट का करंट एड्रेस था 635628, उसके साथ मैंने ये जो एक मतलब एडिशन कितना किया है 1 का किया है मैंने यहाँ पर देखो प्रिंट PTR प्लस 1 का, तो ये 1 किया है और उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू इंटीजर का साइज किया तो वो हो गया 4। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें 28 के साथ 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा 635632। एक और प्रोग्राम लेते हैं भाई, आज हम 2 प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाए। चलिए भाई, अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करें पहले। अब देखिए एक और प्रोग्राम लेते हैं जिससे अपन को इसको समझने में और अधिक हेल्प मिलेगी। और प्रोग्राम को बहुत ही शांति से समझ लीजिएगा, पहले आपको हड़बड़ी में नहीं समझना है इसको। मैं एक हेडर फाइल ले रहा हूं stdio.h, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर ले रहा हूं इंटीजर मेन का स्टैंडर्ड फंक्शन। अब देखिएगा यहां पर मेन बाजी जो है यहां से शुरू होती है। एक वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर ए, दूसरा ले रहा हूं पॉइंटर PTR, तीसरा ले रहा हूं पॉइंटर NTR। अब PTR के अंदर मैं ए का एड्रेस डाल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना है सभी को। ए का जो एड्रेस होगा वो PTR का मान होगा, यानी PTR के अंदर ए का एड्रेस डाल दिया है। दूसरा मैं ले रहा हूं NTR, NTR के अंदर मैं क्या कर रहा हूं PTR प्लस 2, यानी ये जो PTR का जो मान होगा उसके साथ 2 का एडिशन होकर वो NTR के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूं वैल्यू ऑफ PTR। तो PTR का जो एड्रेस होगा सिंपल सा, यानी PTR के अंदर अपना एड्रेस किसका है ए का, तो ए का जो एड्रेस होगा वो PTR की वैल्यू होगी, क्योंकि पॉइंटर के अंदर हमने इसको स्टोर करवा दिया है एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। अब इसका तो चलो काम क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिएगा कि प्रिंट एफ करते हैं, यहां पर हम प्रिंट एफ करते हैं यहां पर वैल्यू ऑफ NTR, वैल्यू ऑफ NTR। तो यहां पर मेरे पास आया %d, यानी यहां पर मैं इंटीजर के लिए ले रहा हूं और यहां पर NTR का मान छाप रहा हूं। अब NTR की वैल्यू क्या होगी, मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं कि इसका एड्रेस क्या आया है भाई। ये तो आपको पता है सिस्टम ही जनरेट करके देगा अपन को। मैं एक सिंपल सा आपको एड्रेस आपके सामने रखता हूं, बाकी का कोई आउटपुट नहीं दिखाता हूं। ये मान के चलो कि अपना आउटपुट आया यहां पर 635624 बराबर। अब मेरे को यहां पर ज्ञात करना है किसको, NTR को। तो NTR के लिए यहां पर हम करेंगे प्लस, भाई प्लस ही करना है अपन को, प्लस करके ब्रैकेट के अंदर यहां पर कितने ऐड करना है भाई 2, तो ये मैंने लिख दिया 2 प्लस गुणा 2 गुणा। अब यहां पर देखो बात किसकी कर रहे हैं हम, इंटीजर की, तो इंटीजर के लिए यहां पर लिखेंगे 4, यानी साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ये क्या ज्ञात करेगा 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ भाई यहां पर 8 हो गया, प्लस अब यहां पर ये संख्या भी जोड़ दो तो यहां पर अपने पास रिजल्ट जो आएगा वो होगा 635632। क्या आएगा 635632 जो है आपका यहां का एड्रेस मिलने वाला है, किसका, NTR का। अब NTR के अंदर ये हमने चेंजेस किया है, लेकिन अभी भी PTR का मान तो वही है,
पीटीआर का मान तो वही है, ठीक है। अब मैं यहां पर तो करता हूं कि पीटीआर को जोड़ के एनटीआर का मान ज्ञात करता हूं। चलो यहां तक के स्टेटमेंट हमने छा दी है। ये पहला यहां पर ये आ जाएगा 24, दूसरा यहां पर एनटीआर का मान आएगा ये 32। अब यहां पर पीटीआर बराबर पीटीआर प्लस 1 क्या होगा, तो पीटीआर का मान क्या है 63,724। अब उसके बाद हमने कितना जोड़ा है 1, तो 1 प्लस 1 गुणा 4, तो 1 गुणा 4 बराबर क्या हो 4, 24 के 4 गुणेंगे कितना होगा भाई, ये हो गया आपके 28। तो यहां पर होगा 63,728। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ चुके हैं 3 के 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन वैल्यूज को ज्ञात करना है। तो भाई कैसा लगा वीडियो जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप जितना एडिशन करना है उसको आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिंपल सा, और उसके साथ गुणा करेंगे उस डेटा टाइप को। अगर कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैरेक्टर के लिए आप जो भी बाइट है 1 बाइट है 2 ए बाइट है उसको आप क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। फ्लोट है तो उसके हिसाब से गुणा करेंगे। लेकिन इंटीजर का ज्यादातर आपको पॉइंट जो है मिल रहा है, पॉइंट एड्रेस तो आपको पता है यहाँ पर इसी प्रकार से मिलेगा इंटीजर टाइप में, कैरेक्टर टाइप में तानिसरा इस प्रकार से। तो यहां पर आपको भाई इसका कैसा लगा, ये आज तक का अभी तक का जो टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब मैं यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करने से पहले, कि जिस प्रकार से हमने अभी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किया उसी प्रकार से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर मैं बोलूं कि पीटीआर प्लस प्लस लिखा हुआ मान लो, तो इसका मतलब है कि पीटीआर प्लस 1, ठीक है, एक ऐड करना। अब वो वापस फॉर्मेट यहां पर अप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट के अंदर वो जो आपके नंबर दे रखे हैं प्लस 1 गुणा 4, जो भी आप करना चाहते हो, एक ही होगा, यहाँ पर 1 माइनस होगा, या 1 गुणा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ज्ञात कर सकते हैं। और कंपैरिजन के लिए क्या होता है कि इसके अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं, उनको आप कंपेयर करते हैं। उसके लिए फिर आपको फॉर लूप इफ का यूज करना पड़ता है। तो आप कोई भी 2 एड्रेस को अगर कंपेयर करना चाहते हैं कि उनका एड्रेस की वैल्यू अगर सेम हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल इक्वल यूज करेंगे। पीटीआर बराबर एनटीआर, तो मान के चलो कि पीटीआर और एनटीआर का मान अगर सेम हो, तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। ध्यान रखिए इनके लिए जो मैराथन क्लासेज हैं बहुत जल्द आपके लिए आ रही हैं, और उनके लिए भी अलग से आपकी एमसीक्यू सीरीज भी आएगी उसके लिए, जिससे आप उनको फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा होगा इंटीजर वगैरह मैंने यूज किया था, ठीक है ना, इंटीजर ए लिखा, पीटीआर लिखा, तो इनका जो साइज है वो आपने क्या कर दिया यहाँ पर फिक्स कर दिया, या इसके लिए वैल्यू को देखकर आपने इसको मान को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। जैसे आप एरे बना रहे हो, ठीक है ना, तो एरे के अंदर आपने बोल दिया कि मैं इतनी वैल्यू को लूंगा, जैसे आपने लिख दिया 5, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, इसको बाद में यानी रन टाइम पर अगर आपको 6 वैल्यू अगर इंसर्ट करवानी है तो क्या होगा, 6 वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो आप नहीं कर सकते। रन टाइम में इस मेमोरी को आप इंक्रीज नहीं कर पा सकते, ना ही मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूं। तो डिक्रीज नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा कि जो जैसे मैंने 5 का एरे दे दिया, वैल्यू सिर्फ 3 दे रहा हूं, तो 2 तो मेमोरी यहां पर वो 2 यूनिट जो है वो तो एक्स्ट्रा खराब हो रही है, तो उसको भी मैं कम नहीं कर पा रहा हूं। तो आप जब देखो, जब भी हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स कांस्टेंट या एरे डिक्लेयर करते हैं, तब प्रोग्राम के कंपाइल टाइम पर ही उसके डेटा टाइप के हिसाब से कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाता है। जब आप बनाते हैं, जैसे इंटीजर लिखा तो 4 बाइट चली गई, कैरेक्टर 1 बाइट चली गई, तो ये फिक्स हो गया। इस तरह के प्रोग्राम कंपाइल टाइम पर होने वाले मेमोरी एलोकेशन को हम क्या कहते हैं भाई, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, जो कि आज तक हम पढ़ते आए हैं। लेकिन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में प्रॉब्लम यह है कि आप प्रोग्राम को रन करते वक्त अर्थात रन टाइम पर उस मेमोरी को इंक्रीज डिक्रीज या फ्री नहीं कर सकते हैं भाई। रन टाइम पर आप जो है उसको कम ज्यादा या उसको फ्री नहीं कर पाते हैं। इस तरह की समस्या में बचने के लिए हम प्रोग्रामिंग में किसका यूज करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको डीएमए भी बोला जाता है शॉर्ट में, डीएमए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और एसएमए अगर बताया जाए तो क्या होगा, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। तो देखिए, यदि हमें प्रोग्राम के रन टाइम पर हमारे यूज के अनुसार मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली चेंज करना हो, जैसे डेटा इंसर्शन करने पर मेमोरी इंक्रीज हो जाए और डेटा डिलीशन करने पर मेमोरी श्रिंक हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। यानी हम रन टाइम पर अगर कोई भी मेमोरी को कम ज्यादा या उसको श्रिंक या फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको stdlib यानी stdlibrary.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इस stdlib.h हेडर फाइल के अंदर 4 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, मेलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री, ठीक है ना।
यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो भाई, मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो, ठीक है ना, और यहाँ पर जो भी आप अलग अलग जो भी ऑपरेशन है सारे के सारे आप इसके अंदर कर पा रहे हो। जिसमें अभी हम जो है पहला आज फंक्शन पढ़ेंगे वो होगा अपना मेलॉक फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो भी फंक्शन होंगे हम आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मेलॉक मींस क्या होता है भाई, मेमोरी एलोकेशन इसका पूरा नाम होता है। इसकी मदद से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय अर्थात रन टाइम पर अपने यूज के अनुसार मेमोरी बाइट जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। जो हमारी मेमोरी है वो रन टाइम पर हम उसको क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि ये तो आपको जो जिस प्रकार ऊपर वाली क्लास में बताया था ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है, लेकिन इसको इंटरनली कैसे करते हैं वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर वॉइड मेलॉक स्टार मेलॉक पॉइंटर मेलॉक और उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जितनी आप मेमोरी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार। और यहाँ पर अगर इसको अंदर आप इंटरनली पूरा देखें तो यहाँ पर पहले डेटा टाइप आएगा, उसके बाद पॉइंटर आएगा, ठीक है ना, और पॉइंटर का जो नाम है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बीच में हम लिखेंगे यहाँ पर डेटा टाइप और पॉइंटर। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है टाइप कास्ट करना। क्या मतलब है इसका, टाइप कास्टिंग करना। मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर बताया था इसके बारे में, टाइप कास्टिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मेलॉक फंक्शन को, इसके अंदर साइज ऑफ इन डेटा टाइप यानी डेटा टाइप की साइज यहाँ पर ज्ञात की जाएगी। चलिए एक प्रोग्राम को देख लेते हैं फटाफट जिससे ये अपन को क्लियर हो जाए। तो एक प्रोग्राम ले रहा हूं मैं, हैज इंक्लूड stdio.h stdlib.h, ये लिखना आपको जरूरी है, लाइब्रेरी है .h हेडर फाइल को। यहाँ पर एक मेन फंक्शन ले रहा हूं इंटीजर प्रकार का, इसके अंदर देखो यहाँ पर इंटीजर i n और ptr को मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। अब प्रिंट एफ कर रहा हूं मैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट को आप एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूं कोई भी एलिमेंट को, जैसे मान लिया कि मैं लेता हूं यहाँ पर 5, ठीक है। अब वो 5 जो है वो यहां पर इस स्कैन एफ के थ्रू किस में चला जाएगा भाई, n में, n के अंदर यहां पर चला गया, n का मान अब कितना हो गया भाई 5 हो गया। चला आगे बढ़ते हैं। अब ptr बराबर देखिएगा यहां पर, अब मैंने यहां पर ये इंटीजर जो है मैं इसको अभी नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं यहां से इधर से पढ़ना शुरू करता हूं। पहले मैं लिखूंगा इंटीजर का साइज ऑफ जो भी है, तो इंटीजर का साइज कितना हुआ भाई यहां पर 4 गुना। अब यहां पर ये n जो है वो यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा 20 जो है कन्वर्ट होगा इंटीजर में, फिर ptr में चला जाएगा, तो ptr का मान अब क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ यदि ptr बराबर बराबर नल हो, यानी ptr के अंदर ये नल कब आएगा भाई, जब हम कोई मेमोरी दे रहे हैं उससे ज्यादा अब अगर हम कोई भी वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं तो अपन को वो नल रिटर्न कर रहा है। तो अगर वो पॉइंटर ptr बराबर बराबर नल होता है तो ये कंडीशन आएगी, नहीं तो हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे ब्लॉक और एल्स के ऊपर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इस ब्लॉक को कैंसिल करवा देंगे तो बात अपनी आती है एल्स की, क्योंकि ये नल पॉइंटर जब आएगा तब ये वैल्यू क्या देगा, यहाँ पर आपको पॉइंटर के अंदर ये आके मेमोरी नॉट एलोकेट, लेकिन यहाँ पर बात सीधे यहाँ पर जंप करती है पीटीआर से सीधे ये एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर क्या हमने दे रखा है कि फॉर, यहाँ पर एक लूप स्टार्ट करेंगे हम जिसके अंदर यहाँ पर आई का मान है 0 और i तब तक चलेगा जब तक वो n से छोटा हो, ठीक है ना। तो जो भी हमने n के अंदर मान दिया है, n के अंदर हमने मान कितना दिया भाई, n के अंदर हमने मान दिया है 5, तो ये 5 तक चलेगा, मान के चलो 5 तक ये चलता रहेगा। अब एंटर एलिमेंट ये बार बार मैसेज आएगा और आप जो मान डालोगे वो ptr के i में चला जाएगा, ठीक है ना। ptr का जो i है, i का मान क्या है भाई 0, तो ptr पॉइंटर के जो पॉइंटर का जो 0 एड्रेस है उस पर फिर 1 पे फिर 2 3 4, ठीक है ना, फिर 5 आएगा तो 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 4 तक स्टोर होगा, क्योंकि 5 से छोटा नहीं है, बराबर अगर होता तो चल जाता, लेकिन यहां पर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, अब बात आती है कि ये इसने स्टोर तो करवा लिया अपने अंदर, अब उसको प्रिंट भी करवाना है अपन को। तो प्रिंट करने के लिए हम एक मैसेज दे देंगे पहले ऑल एलिमेंट्स, और उसके आगे हम क्या करेंगे i बराबर 0, i चलेगा n तक यानी 5 तक चलेगा, 5 मतलब 5 डेटा जो है उसको दिखाने तक चलेगा और i के अंदर एक मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर प्रिंट एफ के थ्रू हम क्या करते हैं कि ptr का आई प्रिंट, अगर हम यहां पर ये एस्टेरिस्क यूज नहीं करते तो क्या होता है भाई, अगर एस्टेरिस्क यूज नहीं करेंगे तो यहां पर सिर्फ ये एड्रेस प्रिंट करेगा, लेकिन हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के बारे में क्लास को पढ़ाया था कि वहां पर हम क्या करेंगे, इस एस्टेरिस्क का यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा अपना, ये यहां पर इसके अंदर वैल्यू क्या है उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम प्रोग्राम को लास्ट में फ्री कर देते पॉइंटर को और यहां पर रिटर्न 0 यानी ओएस को 0 भेज देंगे, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। जब इसका आप आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट के जो नंबर है आप डालेंगे, तो 5 डाला आपने, उसके बाद यहां पर क्या होगा, पहला एलिमेंट आपने डाला एंटर किया, दूसरा फिर तीसरा चौथा और ये 5, यानी 5 एलिमेंट आपने स्टोर कर दिए। फिर आप जैसे नेक्स्ट एंटर करोगे तो वहां से लूप 5
5 ये, यानी 5 5 से छोटा नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये आपके ऑल एलिमेंट का मैसेज छपके उसके आगे की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो ये था आपके यहाँ पर आज का पहला फंक्शन मेलॉक। और आज के जो इस पहले फंक्शन के बाद के जो नेक्स्ट फंक्शन है रियल लॉक, फ्री वगैरह, ठीक है, कैलॉक वगैरह, वो हम कल आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो एक बार फटाफट इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि पॉइंटर क्या होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, ठीक है ना, और उसके बाद हमने देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं पॉइंटर के ऊपर। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, जो भी आपका एड्रेस होता है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, उसी के साथ उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और प्लस माइनस बराबर सेम है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट में +1 होगा, डिक्रीमेंट में -1 होगा। और -1 और +1 होने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर आप देंगे उसमें जो भी आपका इंटीजर मान होगा तो उसको गुणा किया जाएगा किससे, डेटा टाइप से। डेटा टाइप यानी साइज ऑफ ऑपरेटर जो हम ज्ञात करेगा डेटा टाइप, उससे ज्ञात गुणा करेंगे, उसके बाद उसको प्लस कर देंगे अपने जो भी आगे का एड्रेस है उसके साथ, और उसको असाइन कर देंगे न्यू एड्रेस के साथ। तो ये आपके पॉइंटर का अर्थमेटिक ऑपरेशन था। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझाने से पहले मैंने आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बताया था, यानी कुछ ऐसे वेरिएबल भी होते हैं जिनको डिक्लेयर करने के बाद उस रन टाइम पर आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो। साथ ही आपको मैंने बताया था कि अगर आप रन टाइम पर किसी भी वेरिएबल की मेमोरी को फ्री या रिलीज वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे भाई, उसके लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर, आपके पास सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करेंगे, डीएमए का यूज करेंगे। डीएमए यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करने के लिए आपको stdlib.h हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आते हैं ध्यान रखिएगा, मेलॉक, रियल लॉक, कैलॉक और फ्री। ये फंक्शन किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके stdlib.h हेडर फाइल के अंदर। कहां पर आते हैं, stdlib.h हेडर फाइल के अंदर आता है। उसके बाद हमने मेलॉक फंक्शन के बारे में यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन देखा है, और उसके बाद एक प्रोग्राम के थ्रू उसको समझने की भी कोशिश की है कि भाई आपने रन टाइम के लिए 5 एरे दिए हैं और आपने देखो रन टाइम में लिया है इसके एलिमेंट्स को, तो आपने यहाँ पर ये एलिमेंट भी दिए हैं, इसके अंदर वैल्यू भी आपने स्टोर करवाई है। तो ये एक सिंपल सा आज का क्लास था जिसके अंदर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आपको ये आज की क्लास कैसी लगी है सभी को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की डेली क्लास देखते रहें। अब आपके सी लैंग्वेज के अंदर 4 क्लास और बची, उसके बाद आपकी सी लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप सभी के लिए बड़े MCQ क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आएंगे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।